नमस्कार। लवनीश सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा 10वीं के लिए है, सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान से ली गई है। इससे पहले की वर्कशीट की तरह ही आज हम सत्ता में साझेदारी को समझने के लिए एक और देश का उदाहरण पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी कि हर देश का समाज किसी न किसी आधार पर बटा होता है। जैसे हमारा देश भारत भी धार्मिक और जातीय आधार पर बटा हुआ है। हमने बेल्जियम का समाज पढ़ा, बेल्जियम देश के बारे में पढ़ा। बेल्जियम का समाज भी भाषा के आधार पर बटा हुआ था। तो इसी तरह आज हम एक और देश श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। श्रीलंका भी, जो श्रीलंका का समाज है, वो भी भाषा के आधार पर बटा हुआ है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और एशियाई देश है, यानी एशिया में स्थित है। यह भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। यानी जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पर भी जो समाज है वो भाषा के आधार पर बटा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा चित्र की तरफ जाएं तो इसमें लिखा हुआ है एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, जहाँ पर आप पढ़ेंगे कि सिन्हालास या सिंहली लोग जो कि 74% हैं, श्रीलंकन तमिल जो हैं श्रीलंकाई मूल के तमिल वो 11.1% हैं और भारतीय मूल के तमिल यानी इंडियन तमिल 1.2% हैं। इसके बाद मुस्लिम्स का नंबर आता है जो कि 9.3% हैं। तो इस तरीके से श्रीलंका के जो समाज है, श्रीलंका का समाज है, वहाँ की जो जातीय बनावट है, जातीय विभिन्नता है, वो इस प्रकार है जैसा मैंने अभी हमने आपको बताया। फिर हम इसके बाद बात करेंगे श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तो अब देखिए हुआ क्या। जब श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हो गया तब वहाँ पर लोकतंत्र आया और जब सरकार बनी तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे, यानी बहुसंख्यक थे। तब उन्होंने अपनी ज़्यादा संख्या के बल पर पूरे देश पर अपना शासन जमाना चाहा और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब वहाँ पर सरकार चुनी गई तो सिंहली भाषा बोलने वालों की ही सरकार चुनी गई और इस तरह से उन्होंने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हुए 1956 में एक कानून बनाया जिससे जो है बहुसंख्यकवाद को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुने और इसको याद भी करने की कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न 3 नंबर का ज़रूर आता है। तो 1956 में जब श्रीलंकाई सरकार ने एक कानून बनाया तो उसके 3 प्रावधान थे, यानी उसकी 3 बातें थीं। वो 3 बातें क्या थीं कि पहला, सिंहली को ही एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। यानी जो ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी सिंहली भाषा, उसे ही राजभाषा बना दिया और जो तमिल भाषा थी उसको नज़रअंदाज कर दिया, जबकि वहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग भी रहते थे। दूसरा, उन्होंने क्या प्रावधान किया कि बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। अब बौद्ध धर्म को क्यों बढ़ावा दिया गया? क्योंकि सिंहली भाषा बोलने वाले बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार किया गया। और तीसरा प्रावधान जो था वो था विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता देना। यानी अगर स्कूल कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो पहले सिंहली भाषा बोलने वालों को मिलेगा और फिर बाद में
दूसरी भाषा बोलने वालों को मिलेगा। इसी तरह अगर सरकारी नौकरी भी मिलेगी तो पहले सिंगली भाषी लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी और इसके बाद दूसरी भाषा वाले लोगों को। इस प्रकार से इन्होंने सिंगली भाषा बोलने वालों ने तमिल भाषा बोलने वालों की अनदेखी की, यानी श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया और जो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग थे उन्हें नज़रअंदाज किया। जब ये कानून बना तो इससे दोनों समुदायों के बीच में आपसी टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और नतीजा गृह युद्ध का सामने आया। अब ये गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध होता है कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब ऐसा रूप ले ले तो वह युद्ध जैसा लगने लग जाता है और इसे हम गृह युद्ध कहते हैं। अब गृह युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक देश की सीमा के भीतर होता है। इसी के साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद यह एक मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से शासन कर सकता है, यानी देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। तो देखा आपने बहुसंख्यकवाद कितना बुरा है किसी देश के लिए, क्योंकि इसमें जो बहुसंख्यक लोग हैं वो हमेशा ही शासन को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं और अल्पसंख्यक लोगों को उनकी इच्छाओं को दबाना चाहते हैं, यानी उनकी इच्छाओं को वो दबाना चाहते हैं या उनकी इच्छाओं की वो अवहेलना कर सकते हैं, अवहेलना करते हैं, यानी उनको वो नज़रअंदाज करते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से श्रीलंका का जातीय समाज भाषा के आधार पर बटा हुआ था और वो भी उसमें जो दो भाषा बोलने वाले लोग थे वो थे सिंहली भाषा बोलने वाले लोग और तमिल भाषा बोलने वाले लोग। बीच में एक और शब्द आया कि श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल या श्रीलंकाई मूल के तमिल वो लोग हैं जो शुरू से ही श्रीलंका के निवासी हैं और भारतीय मूल के तमिल उन लोगों को कहते हैं जिन्हें अंग्रेज़ लोग अपने साथ काम करवाने के लिए भारत से श्रीलंका लेके गए और उसके बाद वो वहीं बसकर रह गए। आइए अब प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा? तो इसका बहुत सरल सा उत्तर है, क्योंकि ऊपर भी हमने पढ़ा कि श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन इसलिए महसूस हुआ क्योंकि 1956 में श्रीलंकाई सरकार ने जो कानून बनाया उसमें सिंहली भाषा को ही राजभाषा, एकमात्र राजभाषा बना दिया और तमिल भाषा को कोई प्राथमिकता ही नहीं दी गई। दूसरी बात, जो बौद्ध धर्म था उसको जो है राज्य का संरक्षण मिला, यानी तमिलों का धर्म हिंदू धर्म था, उसके लिए राज्य ने या देश ने कुछ नहीं किया। और तीसरा था कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी गई। इस तरह हमें ये पता चलता है कि तमिलों को बेगानापन महसूस होने लगा क्योंकि तमिलों को नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरा प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद क्या है? यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बहुसंख्यकवाद तो ऊपर भी लिखा हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, उसमें बहुत अच्छे इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है यानी ज़्यादा संख्या में है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वे अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या में समुदाय हैं उनकी ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अब यह किसी देश को हानि कैसे पहुंचाता है? ये हानि इस तरीके से पहुंचाता है कि इससे क्या होगा कि देश में जितने भी वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग हैं, उनके बीच में आपस में विश्वास की भावना पैदा ही नहीं होगी, यानी लोग आपस में भाईचारे से मिलकर रहेंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि इससे क्या होगा कि देश में हमेशा गृह युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, गृह युद्ध चलता रहेगा और देश में अशांति बनी रहेगी। तीसरी बात ये हो सकती है कि देश का आर्थिक विकास बहुत कम होगा, आर्थिक प्रगति ही नहीं होगी, क्योंकि जब सभी का ध्यान लड़ाई झगड़ों में लगा रहेगा तो प्रगति के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तीसरा प्रश्न है, यदि आपको श्रीलंका में
शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाव देंगे? तो आप अपने सुझाव भी इसमें लिख सकते हैं। कुछ सुझाव जो मुझे लगता है कि ये होने चाहिए वो हैं कि नंबर 1, एक तो जो दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग हैं उन दोनों को ही बराबर की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी सरकार में दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा, अगर देश भाषा या धर्म के आधार पर बटा हुआ है तो किसी भी भाषा या धर्म को राष्ट्रीय भाषा या धर्म नहीं बनाना चाहिए। और तीसरी बात, देश में सरकारी नौकरियों में या स्कूल कॉलेजों में सभी लोगों को बराबरी का अवसर दिया जाना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी पाने में और स्कूल कॉलेजों में एडमिशन के लिए सभी वर्गों को बराबरी का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। अब पहुंचते हैं नंबर 4 प्रश्न पर। श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो जो सबसे ऊपर चित्र बना हुआ है वहाँ पर लिखा है एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो वहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है आप भी उसकी जातीय विशेषता को इसी प्रकार लिख सकते हैं कि श्रीलंका में जो सिंहली लोग हैं वो 74% हैं, श्रीलंकन तमिल 11.1% हैं, और जो इंडियन तमिल हैं, भारतीय मूल के तमिल हैं, वो 1.2% हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो 9.3% हैं। ये होती है जातीय बनावट किसी देश की। तो ये श्रीलंका की जातीय बनावट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस तरह से समझाने से आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरह समझते रहिए और अपना काम अपने आप करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।